वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक क्लास 12 के स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले मैं आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे फैक्टर बताने जा रहा हूँ जो क्या करता है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन को मतलब अफेक्ट करता है। और वो जो 5 फैक्टर है, वो 5 फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मतलब इस वीडियो के जरिए समझाने को ट्राई करूँगा। मैं अपने चैनल में एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पहले जानते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन है क्या। जब भी एक रिएक्शन होता है इसके 2 मतलब पार्ट होते हैं। पहला, एक साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और वो रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब ये जो रिएक्टेंट्स हैं कितनी तेजी से मतलब किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। और अगर समझ लीजिए कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है, उसका रेट मतलब स्लो करने में भी हमको ये फैक्टर काम में आते हैं। तो मेनली क्लास 12 में मोस्ट ऑफ द मतलब फैक्टर्स में मतलब हमने रेट ऑफ द रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए ही मतलब कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब जितना हायर एजुकेशन में जाएंगे तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं, बहुत सारे रिएक्शन केमिस्ट्री में ऐसे भी हैं जिसको मतलब स्लो डाउन करने के लिए भी मतलब हम बहुत सारे चीज़ को यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस फैक्टर्स के बारे में कैसे इफेक्ट करते हैं, वो कौन सा फैक्टर किस एरिया में मतलब काम करता है, वो सारे चीज़ मतलब आपको मतलब वीडियो में समझाऊंगा। तो पहले फैक्टर की तरफ चलते हैं। पहला फैक्टर है, देखिए क्या है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जो रिएक्टेंट साइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे मतलब फैक्टर्स डिपेंड करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट विल ऑफन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये तो समझ में आ गया कि मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसका रीजन देखिए मेन क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों बढ़ता है। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्टेंट हम यूज करते हैं तो वो उतना मोर कोलिजन उसके रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल में होता है। तो ये कोलिजन मतलब क्या है, जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो जितने मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे ज़्यादा होंगे तो उनके बीच इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। मतलब हम अगर 2 रिएक्टेंट्स में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और दोनों मिलके अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं, देन दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत लाइट कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, देन प्रोडक्ट भी क्या होगा मतलब लाइट कॉन्सेंट्रेशन का उतना टाइम लगेगा। अगर 2 रिएक्टेंट मोल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, देन इमीडिएटली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखें तो अगर ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम बढ़ा देते हैं और हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला अगर रिएक्टेंट लेते हैं, देन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब आपका केमिकल रिएक्शन तेज़ी से हो जाएगा। ये हो गया देखिए पहला फैक्टर कि किस में डिपेंड करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में डिपेंड करता है, आपका पहला फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर देखिए क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर द केमिकल रिएक्शन। ये भी अगर एरिया को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एरिया को, देन रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल एरिया में भाषा में अगर हम बोलें, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। और ऐसे उल्टा बोल दिया मैंने, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ाएंगे देन रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको समझाने को ट्राई किया। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, एक लार्जर वुड बॉन्ड स्लोली बट इफ वी कट इनटू स्मॉल वुडन पार्ट्स देन द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस रैपिडली। जैसे हम एक बड़ा लकड़ी को अगर जलाएंगे तो वो जलने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन उसको अगर स्मॉल पीस कर देंगे देन वो जल्दी जल जाता है। क्यों जल जाता है, यहाँ पे देखिए रीजन दिया है कि जितना स्मॉलर पार्टिकल है, जितना एक चीज़ को हम स्मॉलर पार्टिकल करेंगे
वो कितना क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उतना पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे। किसके कांटेक्ट में आएंगे, जो प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सरफेस एरिया कम हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब पार्टिसिपेशन भी कम हो जाता है, देन रेट ऑफ द रिएक्शन भी स्लो हो जाता है या थोड़ा लेट हो जाएगा। जैसे एक बड़ा लकड़ी को मैंने बोला कि आप जब जलाएंगे टाइम लगेगा, क्योंकि आपका सरफेस एरिया वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी हैं वो उनका कॉन्टैक्ट कम हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। अगर उसको स्मॉल पीस कर देंगे देन कॉन्टैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, रिएक्शन जो भी है रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा कॉन्टैक्ट आ गए, ज़्यादा पार्टिसिपेशन मॉलिक्यूल क्या हो गया, देन रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है इसके रिलेटेड, मतलब कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, सरफेस एरिया के साथ रिलेशन क्या है बोल के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी थर्ड फैक्टर की ओर चलते हैं। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। अभी देखिए, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर टाइपिकली इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये भी सेम क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे रीजन देखिए क्या है, क्या रीजन है, द टेम्परेचर विल राइज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए तो समझ लीजिए यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल M1 मॉलिक्यूल है, तो जब तक इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा देन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसको मतलब उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, उसका मिनिमम एनर्जी है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उतना एनर्जी जब ये हिट करेगा तभी ये आगे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं देन क्या होता है, इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है इमीडिएटली क्या हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली इसका पार्टिसिपेशन केमिकल रिएक्शन में हो जाएगा। जब ये इसका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हो जाएगा देन ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे मैं एक्सप्लेन किया हूँ सिंपल लैंग्वेज में, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज राइज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। Therefore, greater portion of the molecule have minimum energy necessary for the effective collision। यहाँ पे भी जब एक मॉलिक्यूल एनर्जी मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलता है, वो इमिडिएटली उनके बीच वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होते ही उन लोग क्या होते हैं, मतलब उनके बीच कोलिजन होता है। जितना इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर इनका मिनिमम जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जब तक हीट नहीं होता है केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, इनको काइनेटिक एनर्जी लोग गेन कर लेते हैं और इमीडिएटली इनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये लोग इमीडिएटली रेट ऑफ द रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी डायरेक्टली क्या हुआ, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। द नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। पहले कैटलिस्ट बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता है कैटलिस्ट क्या चीज़ है। देखिए केमिकल रिएक्शन बहुत के टाइप से होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत मतलब स्लो में होते हैं, कुछ मॉडरेट में होते हैं। तो कैटलिस्ट एक ऐसा चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन उसका ओन कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। लेकिन उसका काम क्या है, वो केमिकल रिएक्शन को आइदर फास्ट करेगा और अगर आपको नीड है वो स्लो भी कर सकता है। तो मेनली क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, कि हम एलिमेंट्री स्कूल जो भी है 10th या 11th 12th के, हमको क्या लगता है बस कैटलिस्ट बस रिएक्शन को फास्ट करता है। ऐसा नहीं है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनको हमको स्लो डाउन करना भी पड़ता है, वहाँ पे भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट एक ऐसा चीज़ है जो उसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन आइदर फास्ट हो जाएगा नहीं तो स्लो हो जाएगा, लेकिन वो कैटलिस्ट का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखा है, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस एक्सेलरेट ए रेट ऑफ द रिएक्शन बाय पार्टिसिपेटिंग विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा और बीइंग कॉन्ज्यूम्ड, मतलब वो प्रोडक्ट साइड में कॉन्ज्यूम भी नहीं होगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए हम यहाँ पे रिएक्टेंट लिख रहे हैं, एरो मार्क यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ये बीच में क्या आएगा, कैटलिस्ट आएगा। ऐसे यहाँ पे इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से टाइप के कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन को बूस्ट करते हैं या मतलब फास्ट करते हैं। लेकिन अब जब हायर स्टडी में जाएंगे बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा जहाँ जिसको हमको स्लो डाउन करना होता है, तो वहाँ पे भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो मेनली ये हो गया प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। तो ऑब्वियसली अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट रहेगा देन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट हो गया। देन फाइनल जो फैक्टर है ये एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन। अगर एक केमिकल रिएक्शन कुछ लाइट के प्रेजेंस में भी होते हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में या कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन के प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे काम करता है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय यूज ऑफ सर्टेन रेडिएशन। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन। तो यहाँ पे देखिए रीजन दिया है, बिकॉज द फोटॉन्स ऑफ दिस रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी पोजेसेस सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक सर्टेन बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। अभी देखिए फोटॉन्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लाइट के थ्रू एनर्जी गेन करके एक्टिवेट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फोटॉन्स बोला जाता है। इनका और एक मतलब कॉन्सेप्ट के रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। इनका एनर्जी होता है इनको एच न्यू भी बोला जाता है, और इसके रिलेटेड बहुत सारे वेवलेंथ, बहुत सारे इक्वेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी केमिस्ट्री में है। तो फोटॉन्स मतलब बस यहाँ पे मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो फोटॉन्स हैं, जो केमिकल रिएक्शन में जो भी फोटॉन्स हैं, अगर वो पार्टिकुलर एक रेडिएशन के अंदर आते हैं वो क्या हो जाता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब वो गेन कर लेते हैं और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर देते हैं। समझ लीजिए एक रिएक्शन है, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही आगे प्रोसीड अगर हो रहा है, देन अगर उसको रेडिएशन या कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला लाइट में अगर हम रिएक्शन करेंगे, देन उसका रिएक्टेंट जो है उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे भी अगर बाय चांस उस रिएक्शन को हम विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट में करेंगे, शायद आइदर वो बहुत स्लो होगा और क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। दो चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेनली क्या बोला है, जो रिएक्शन के लिए हम लाइट चाहिए, कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन चाहिए, अगर वो रेडिएशन दे रहे हैं और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट को, देन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो और एक बार देखिए स्टार्टिंग से मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो कौन कौन सा फैक्टर बारे में आज वीडियो में मैंने बताया। पहला फैक्टर रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकंड फैक्टर क्या हो गया, सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। फाइनल वाला फैक्टर क्या हो गया, एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन। आप जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है, स्टार्टिंग से जैसे जिस लैंग्वेज में लिखा है, अगर उस लैंग्वेज में आप एग्जाम में भी लिखते हैं देन आपको फुल मार्क मिल जाएगा। मतलब मैंने बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये मतलब ट्राई किया है आपको समझाने के लिए, और मतलब जितना एक्सप्लेनेशन में मैंने किया है उतना तो एग्जाम में आपको नीड नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानेंगे देन आपको मतलब मेमोराइज करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा दिन तक आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखिए। मेनली ये फैक्टर कैसे इम्पैक्ट डालता है उस हिसाब से आप मतलब एग्जाम में लिख सकते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली 2 मार्क में आता है, बस आपको फैक्टर्स का नाम लिखना है। लेकिन मेनली जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनको ये लॉन्ग क्वेश्चन पर लिखना पड़ता है। मतलब आपको ये पहले स्लाइड का जैसे होना, ये पहला पार्ट, ये वाला जो भी है बस इतना ही लिखना है। सेकंड स्लाइड का जो मैंने बोला बस आपको ये वाला लिखना है। थर्ड स्लाइड का जो है आपको बस ये लिखना है। फोर्थ साइड का जो है आपको मतलब ये लिखना है, और फिफ्थ साइड का जो है वो बस ये पहला वाला लिखना है। अगर आपको समझ लिए क्वेश्चन देगा कि हाउ द एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, देन आपको ये नीचे वाला लिखना पड़ेगा। कभी कभी पार्टिकुलरली पूछता है भी, मतलब ये एक फैक्टर कैसे इम्पैक्ट डालता है, देन आपको नीचे का एक्सप्लेनेशन मतलब लिखना पड़ेगा। वरना बस आप ऊपर का एक एक लाइन लिख सकते, मतलब टोटल 5 पॉइंट आप सॉलिड से लिखेंगे, देन आपको फुल मार्क मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको ट्राई किया है बहुत सिंपलीफाइड लैंग्वेज में समझाने के लिए। आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है
और आपका मेरे रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपने चैनल में डालता हूँ आपको हेल्पफुल हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।